नमस्कार। 2025 के पहले एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। नव वर्ष की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष भी आपके लिए मंगलमय हो और हमारे देश में समृद्धि और भाईचारा बढ़े। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। वो शायद दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में शायद ही कोई खराब बोल पाए। दुनिया भर से बहुत सारे लीडर्स की अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई, अच्छी अच्छी ऑबिट्यूरीज आई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के निधन पर दो ट्वीट किए अपने पर्सनल अकाउंट से, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में अच्छी बातें लिखी और उस पीरियड को याद किया जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वो कैसे मनमोहन सिंह जी के साथ उन दिनों इंटरैक्ट किया करते थे। हालांकि मैंने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पे देखा, तो वहां पर कोई भी ऑबिट्यूरी ऑफिशियल हैंडल से मनमोहन सिंह जी को नहीं दी गई। ये मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको इस बारे में कहीं पे कोई ट्वीट दिख जाए तो वो फॉरवर्ड कर दीजिए। कम से कम मेरे को ऐसी कोई ट्वीट मिली नहीं है। अब आज नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोलते रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, लेकिन 2017 में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की थी जो शोभा नहीं देती है। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बात करे। बात थी डिमोनेटाइजेशन को लेकर, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है और लीगलाइज्ड प्लंडर है। ये बात मोदी जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को ऐसी कला आती है कि वो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहा लेते हैं। हिंट वो कर रहे थे यूपीए 2 के दौरान जो जितने भी एलिगेशंस लगे थे यूपीए 2 सरकार पे, जहां पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उसका एक तरह से वो रेफरेंस दे रहे थे कि बाकी सब पकड़े गए लेकिन आप तो निकल गए। हालांकि मोदी जी को इतना बुरा लगा था उस समय, लेकिन एक साल के अंदर मोदी जी डिमोनेटाइजेशन को भूलना चाहते थे और भूल भी गए। उसके बारे में बातें बंद हो गई और ये भी बात नहीं करी कि उसका जो इफेक्ट हुआ था कि हमारी इकोनॉमी 2 से 3% गिर गई थी, उसके बारे में भी कोई बात नहीं की जाती। हालांकि पिछले 10 सालों में ये साबित हो चुका है कि ना कोई 2G स्कैम हुआ, ना कोई कोल का स्कैम हुआ। जिन लोगों ने ये बातें उड़ाई थी वो आज सब सीन से बिल्कुल गायब हैं और हमें मिले एक सूट बूट की सरकार को लीड करने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में। इतना कुछ पिछले एक हफ्ते में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिखा जा चुका है कि मेरे पास अब ज्यादा कुछ उस बारे में बोलने को नहीं है। केवल एक चीज मैंने नोटिस की कि मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उस पीरियड के बारे में ज्यादा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने 1991 में, तब उन्होंने अपनी रेपुटेशन स्टेक पर लगा दी। इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि उस समय जो देश के हालात थे, शायद ही कोई अन्य व्यक्ति होता जो इस काम को करने के लिए वो एग्री करता। 1991 की जब पहला बजट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, तब उन्होंने ये शेर एक बोला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बिस्मिल आजमाबादी का शेर है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ऐसा नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गजल को पॉपुलराइज जरूर किया था और आजादी के दिनों में ये बहुत ही पॉपुलर गजल हो गई थी और लाहौर जेल में भी जब ये लोग सब कैद थे तब ये गजल गाया करते थे। बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में मैं इसका मतलब यहाँ पर दिखाया है। इसका मतलब है द डिजायर फॉर रेवोल्यूशन इज इन आवर हार्ट्स, लेट्स सी हाउ मच स्ट्रेंथ द एनिमी हैज।
दुश्मन को ललकारा जा रहा है कि हम लोगों ने अब ठान ली है क्रांति लाने की और देखते हैं अब आप क्या कर सकते हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उर्दू बहुत अच्छी तरह आती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। लेकिन 1991 की बजट स्पीच में जब उन्होंने ये शेर बोला, उस समय मेरे को ये समझ नहीं आया था कि ये किस लिए बोल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा उस पीरियड की जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री रहे थे, यानी कि 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 का जो पीरियड था। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हम देखेंगे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस समय हमारे देश के क्या हालात थे, उन्होंने कितनी जल्दी काम किया, उनकी क्या उपलब्धियां थीं और किस तरह से उन्होंने हमारे देश को एक खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाला। डॉक्टर सिंह के उस काम के लिए भारतवर्ष हमेशा उनका ऋणी और आभारी रहेगा। पूरा 80 का जो दशक था, उसमें देश विदेश के हालात ज्यादा ठीक नहीं रहे थे। इंदिरा गांधी वहां प्रधानमंत्री बनी थी इमरजेंसी के बाद। उसके बाद उनकी हत्या 1984 में हो गई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जनता दल की सरकार आई, बफोर्स का मामला आया और 1991 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो काफी मुश्किल परिस्थिति में हुए थे। ये चुनाव पहले मई में हुए, उस बीच में राजीव गांधी की हत्या हो गई। 21 मई को चुनाव टाल दिया गया, दोबारा से ये जून में चुनाव हुए। पंजाब में उस समय चुनाव नहीं किए गए, जो बाद में जाके फरवरी में हुए। तो स्थिति काफी गंभीर थी देश में। जो पहले फेज में चुनाव हुए थे, उसमें ऐसा लगता नहीं था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन क्योंकि बीच में ही राजीव गांधी की हत्या हो गई, इसलिए एक सिंपैथी वेव हुई और जो सेकेंड फेज में चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने स्वीप कर दिया। लेकिन फिर भी उनको बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को 232 सीट आई, बीजेपी को 120 और जनता दल की 59। जनता दल की सहायता से कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। उन दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन थे और देश से बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। जब वो वापस आए, तो उनके घर वालों ने बताया कि एक फोन कॉल आया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पीसी अलेक्जेंडर से, और उन्होंने कहा है कि कल आप आ जाइए राष्ट्रपति भवन, जहां पे आप शपथ ग्रहण कर लीजिए। डॉक्टर सिंह लिखते हैं कि उस समय मेरे को ये नहीं बताया था कि पोर्टफोलियो क्या होगा, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने ये हिंट दे दिया था कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर ही बनूंगा। और 2019 में जब ये फिल्म आई अनुपम खेर की दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो किसी ने उन्हें कहा कि ऐसी फिल्म आपके बारे में आ रही है, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि मैं ना केवल एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था, मैं तो एक एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ दैट डॉक्टर सिंह सेज इट टुक हिम बाय सरप्राइज। वो थोड़ा अचंभित रह गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह देश की वित्तीय स्थिति से वाकिफ नहीं थे। 1982 से लेकर 1985 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और ये वही मुश्किल दौर है, 80 का दशक, जब देश और विदेश में स्थितियां खराब हुई थी। विदेशी हालात उन दिनों जो खराब हो रहे थे, उसका केवल एक ही कारण था। वो था तेल की कीमतें, जो निरंतर बढ़ने लगी थी। अरब देशों का और यूएस के बीच के संबंध खराब होते गए। अरब देशों ने यूएस पर एम्बार्गो लगाना शुरू कर दिया, जिससे तेल की कीमतों में एकदम उछाल आया। उसके बाद ईरान इराक की लड़ाई शुरू हुई 1980 में। तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पहुंच गईं। उसके बाद धीरे-धीरे नीचे भी आने लगी, लेकिन फिर 1990 में इराक ने
कुवैत पर हमला कर दिया, इन्वेजन हो गया जिसमें यूएस भी घुस गया। फिर से तेल की कीमतें बढ़ गईं और इसकी वजह से भारत पर निरंतर ही बुरा असर पड़ता रहा। 1990 के शुरू में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तब ये बात साफ हो चुकी थी कि भारत पर विदेशी मुद्रा का बहुत गहरा संकट आने वाला है। तेल की कीमतें बढ़ रहे थे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेजी से घट गए थे, हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं बची और एनआरआई ने जो पैसा भारत की बैंक्स में लगाया हुआ था, वो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। और उधर जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शपथ ली, इधर भारत के पास केवल $1 बिलियन से कम फॉरेन एक्सचेंज बचा था, जो केवल 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए काफी था। हमारे एक्सपोर्ट्स हो नहीं रहे थे, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो पर पहुंच चुका था। एक गहरा संकट भारत पर मंडरा रहा था कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो लोन्स वगैरह देते हैं, वापस करते हैं, उसमें हम डिफॉल्ट करने के कगार पर पहुंच चुके थे। कई हमारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो हमेशा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेते हैं। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने आते ही देश का सोना गिरवी रख दिया। और ये बात सही भी है कि उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो चुका था कि और कोई चारा बचा ही नहीं था। आईएमएफ से लोन भी हमने ले लिया था, पहली इंस्टॉलमेंट आ गई थी, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था। शायद $400 मिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ टोक्यो को दिया था। लेकिन दूसरी बात यह है कि दिसंबर आने तक 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो सोना वापस छुड़ा लिया था। और अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो 1990-91 में जब हमारे रिजर्व 1 बिलियन से कम हो गए थे, लेकिन उसके बाद कितनी तेजी से बढ़े हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां से हटे थे 1996 में, तब तक हमारे रिजर्व $25 बिलियन पहुंच चुके थे और उसके बाद से निरंतर ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिफॉर्म्स उस समय किए, उससे हमारे देश के हालात निरंतर सुधरते गए। 1991 का पहला बजट था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उस बजट ने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों ही सुधार दी। 1991 में और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एकदम ना के बराबर ही था। अगर आप ये ग्राफ देखें तो 1991 में एफडीआई हमारे यहाँ $0.07 बिलियन था, जो कि हमारी जीडीपी का 0.03% था। अगर आप इधर देखें 2020 में ये हमारी जीडीपी का 2.4% था और $64 बिलियन इन्वेस्टमेंट था। तो 1990 के बाद से मनमोहन सिंह ने जो रिफॉर्म्स किए, उसके बाद हमारा एफडीआई भी काफी बढ़ा। 1997 आने तक ये 0.8% ऑफ जीडीपी हो गया और $3.5 बिलियन का एफडीआई आने लगा। 1991 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म किए थे और जो बजट के साथ उन्होंने ये सब कुछ प्रेजेंट किया था, वो बहुत जल्दी से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उनके 5 मेजर रिफॉर्म्स क्या थे। सबसे पहले आते ही उन्होंने रुपए को डिवैल्यू किया। 3 दिन के अंदर उन्होंने 2 बार किया, पहले 9% और फिर 10%। 1991 में जो रुपी डिवैल्यू किया गया था, उसके सीधे सीधे 3-4 फायदे थे। एक तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसे उससे देश को बचाना था, इसलिए इंपोर्ट्स महंगे कर दिए गए, एक्सपोर्ट सस्ते हो गए क्योंकि रुपए की वैल्यू नीचे आ गई। और जो सबसे बड़ा काम ये हुआ कि फॉर एफडीआई एकदम से आने लगा, क्योंकि 20% ज्यादा रुपया अब $1 पे मिलने लगा, तो लोगों ने हिंदुस्तान में पैसा लगाना शुरू कर दिया। और इसके साथ-साथ काफ़ी चेंजेस और भी किए डॉक्टर सिंह ने। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे देश में आ गई, लाइसेंस राज हटा दिया गया, एंटरप्राइजेस को इस सब से मुक्ति मिली, एफडीआई के रूल सिंप्लीफाई कर दिए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डीरेगुलेट कर दिया गया। तो ये सारे चेंजेस एक साथ किए गए थे।
इस सब के साथ ही डॉक्टर सिंह ने जो बहुत बड़ा काम किया था वो है स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स का। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे हमारा स्टॉक मार्केट एकदम से उसमें उछाल आने लगा और लोग इसमें पैसा लगाने लगे। उससे देश को काफी सारा फायदा हो गया। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म थे और इसमें काफी सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक मार्केट में निवेश भी बढ़ गया। एक ज़माना था 80 का दशक जब हम लोग कोई भी विदेश जाते थे तो आरबीआई से एक परमिशन लेनी पड़ती थी वहां से डॉलर लेने के लिए, या फिर अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आपको $20 दे दिए जाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय लेके आए थे करंट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं बता दूं कि उसमें हम लोगों का जो फायदा हुआ वो ये था कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स थे वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो गए थे। हम यहाँ से बैठ के भी सामान विदेशों से खरीद सकते थे या बाहर जाके अपना रुपी का क्रेडिट कार्ड वहाँ यूज कर लेते थे जो ऑटोमेटिकली हमारे डॉलर और रुपए का कन्वर्जन उसमें हो जाता था। ये सब उन्होंने तब किया जब देश में पैसा नहीं था। आज अगर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी उन दिनों होती तो वो सब कुछ टाइट कर देना था। उन्होंने करना था इंपोर्ट बंद करो, खर्चा बंद करो, हर जगह लाइसेंसिंग कर देनी थी, सब कुछ बंद कर देना था। मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल उल्टा किया और इसीलिए उन्होंने शायद वो शेर बोला था कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। जेब में 5 रुपया नहीं था लेकिन वो सौदा करने चले थे 5 लाख का। ये दीवार फिल्म का एक डायलॉग था। आज का एपिसोड मैं अब खत्म करूंगा। लास्ट में आपको ये एक ऑबिचुरी पढ़ के सुना रहा हूँ जो फॉर्मर एडिटर हैं रिचर्ड लैम्बर्ट फाइनेंशियल टाइम्स के। उन्होंने अभी 30 दिसंबर को मनमोहन सिंह जी के बारे में ये लिखा है। वो लिखते हैं कि 1990s में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह मेरे दफ्तर आए, मेरे से और मार्टिन वुल्फ से मिले। मार्टिन वुल्फ उस समय फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर हुआ करते थे और बातचीत में मार्टिन वुल्फ ने कहा कि जो आपको रिफॉर्म्स जो करने चाहिए कैपिटल इनफ्लोज को लेकर वो बहुत ऑब्वियस हैं, वो आप कर दीजिए। उसमें मनमोहन सिंह ने ये कहा कि मार्टिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप में और मेरे में ये फर्क है। आप अगर कोई गलती कर देंगे तो अगले एडिशन अखबार के या मैगजीन में आप उसको ठीक करके छाप देंगे, लेकिन अगर मैं कोई गलती कर दूं तो 2 करोड़ हिंदुस्तानी मर जाएंगे। मार्टिन वुल्फ के पास इसका कोई जवाब था नहीं। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देश के 22वें वित्त मंत्री, 22nd फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।